बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास चार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज मुल्क भर में एक NCOC के इजलास के बाद बाज़ाब्ता जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसकी गूंज है और उसके साथ साथ आज अदालतों के अंदर मुख्तलिफ केसेस की जो समात हुई उसकी गूंज है। एक है सियासी मंजरनामा और एक है हमारा मुआशी मंजरनामा। दोनों को लेकर मुस्तकबिल में हमें कौन कौन से खदशात लाहक हैं, उसके लिए तैयारी कैसी करनी चाहिए, सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का जो इंतखाब है उसके लिए दोनों जानिब से जो तैयारियां चल रही हैं उस पर भी बात होगी। आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा किस हद तक तब्दील होगा, सियासत में कितनी गर्मा गर्मी होगी और मुआशी तौर पर हमें कौन से चैलेंजेस दरपेश होंगे, इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर नौशीन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आगाज करेंगे NCOC के आज के इजलास के और फैसले पे। अगर आप देखें तो अब से वही जो ज़ाब्ता लागू किया गया है जो कोविड की पीक के दौरान लागू किया गया था, तो क्या समझें कि इस वक्त सूरत हाल कितनी गंभीर हो चुकी है और कितनी एहतियात की ज़रूरत है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कोविड पेंडेमिक की जो है ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन होती है और NCOC वो प्लेटफॉर्म है जो कि डेली बेसिस के ऊपर इस सिचुएशन को असेस करता है। उसके पास पूरे मुल्क से स्टैटिस्टिक्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी रेशियो और कौन से एरियाज़ में इस वक्त उसका ट्रेंड जो है वो ज़्यादा हो रहा है और किन चीज़ों की वजह से जो उनकी असेसमेंट होती है कि इसका फैलाव जो है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो अभी रिसेंट दिनों में यही ट्रेंड देखा गया है कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की तादाद बढ़नी शुरू हो गई है। पॉजिटिविटी रेशियो स्पेशली जो कुछ बड़ी शहर हैं हमारे उनके अंदर ज़्यादा हो रहा है। तो ये चूँकि आपको इसके ऊपर वीकली बेसिस के ऊपर और डेली बेसिस के ऊपर डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो अभी जो हमारे पास पिछले एक हफ्ते में जो ट्रेंड्स आए हैं उसने एक बाकायदा राइज दिखाया है वो कि अभी सिचुएशन उस तरह नहीं है कि हम लोग ये कहें कि जी बहुत कोई पैनिक वाली सिचुएशन है, मगर एज अ प्रिकॉशन इस अपवर्ड ट्रेंड को देखते हुए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं ताकि जो ये वबा में इजाफा या तेजी नजर आ रही है इसको यहीं पर रोक दिया जाए और पहले के जैसे जो कि हमने पीछे 2 पीक्स देखी हैं उसकी नौबत ना आए। तो ये क्या हम इसको ये जो इकदाम किए गए हैं, स्कूल बंद, पार्क का टाइम चेंज कर दिया गया, हर चीज़ एक खौफ की फजा भी कायम हो गई है, क्या ये तीसरी लहर है कोरोना की? देखिए, अभी हम इसको कुछ क्लियरली डिफाइन तो नहीं कर सकते, मगर एक अपवर्ड ट्रेंड जरूर है जो कि नीचे आ गया था। हमारा पॉजिटिविटी रेशियो जो था वो 3 पे जाने के बाद दोबारा से आज 4.6 पे है और ये कंटिन्यूसली पिछले एक हफ्ते से डेली बेसिस पे ये राइज कर रहा था। केसेस की तादाद भी तकरीबन 1000 के करीब आ गई थी जो फिर 1700-1800 डेली पे चली गई है। तो ये सारे फिगर्स हमें बता रहे थे कि केसेस जो हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो इसलिए इसको अभी अगर हम लोग टाइमली स्टेप्स ले लेंगे तो हमें उम्मीद है कि हम थर्ड वेव की नौबत नहीं आएगी। अगर पिछले 2 हफ्तों का एक मुशाहिदा कर लिया जाए तो पिछले 2 हफ्तों के दौरान हमारा PSL भी चल रहा था जिसमें अवाम मौजूद थे। कितने फीसद थे ये एक अलग बात है। उसके अलावा हमारे जलसा-ए-आम भी चल रहे थे, लोगों से खिताब भी चल रहा था, अवाम का जम्मे गफीर भी चल रहा था। अगर रेशो की बात की जाए तो वो 1200 से लेके 2000 के दरमियान ही थी। फ्लक्चुएशन तो थी लेकिन इसी के दरमियान थी। लेकिन कानून लागू जो था, रिलैक्सेशन जो दी गई थी वो वही थी जो पिछले 6 माह से दी जा रही है। तो अब फिगर्स में फ्लक्चुएशन किस हद तक आ गई कि इतने सख्त फैसले लेने पड़ गए जो आज से 6 माह पहले थे? देखिए, ये फैसले तो पहले भी ऐसे ही थे। 24 फरवरी को एक इजलास हुआ था NCOC का जिसमें ये सोचा गया था कि अब चूंकि ये वबा थोड़ी सी इसकी डाउनवर्ड ट्रेंड था तो हम इसको थोड़ी सी रिलैक्सेशंस करें। अभी इनकी रिलैक्सेशंस हुई नहीं थी, वो 15 मार्च से इम्प्लीमेंट होनी थी जिसमें सिनेमा घर खुलने थे, जिसके अंदर ये टाइमिंग्स जो हैं वो बढ़ाए जा रहे थे, इंडोर शादियों की इजाज़त दी जा रही थी, इंडोर रेस्टोरेंट्स की इजाज़त दी जा रही थी, मज़ारात खोलने की बात हो रही थी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अपवर्ड ट्रेंड देखते हुए उन फैसलों को बरकरार रखा गया है जो पिछले 6 महीने से इम्प्लीमेंट हो रहे थे। ये इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो इनको जो रिलैक्सेशन थी वो 15 मार्च से इम्प्लीमेंट होनी थी, मगर उसके लिए कंडीशनल रखा गया था कि 10 मार्च को हम पूरे सिचुएशन को दोबारा से एनालाइज करेंगे, दोबारा से ट्रेंड्स को देखेंगे। तो आज 10 मार्च थी जब देखा गया
तो वो ट्रेंड्स जो थे वो दोबारा इंक्रीज होते नजर आए, इसलिए जो पिछले 6 महीने का एक चल रहा था सिलसिला उसको बरकरार रखा गया है, कोई नया एडिशन नहीं किया गया। ये तमाम चीजें 15 मार्च से खुलनी थी जो कि फिलहाल मौखर कर दी गई हैं। डॉक्टर साहब, आपने पाबंदी तो लगा दी, स्कूल तो बंद कर दिए, मार्केटों पे भी हो गई, पार्कों पे भी होगी, आवाम के जितने सहूलतें थी वो तो उस पर तो पाबंदी लगा दी, कोरोना ना फैले। जलसे जुलूसों को कंट्रोल करने में अब मुकम्मल तौर पर हुकूमत नाकाम है। किसी एक जलसे को आप नहीं रोक सके, किसी एक जुलूस को नहीं रोक सके। तो कोरोना के फैलाव के लिए ये जो जलसे जुलूस इसका सबब बन रहे हैं, अब क्या अब इस मुहिम में, इसमें ये जो आपने नया ऐलान किया है, इसमें इसको रोकने के अहकाम जारी करेंगे? को कानून हरकत में आएगा, किसी को रोका जाएगा? देखिए जी, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं और बगैर SOPs के होती हैं, जहाँ पे मास्क के इस्तेमाल नहीं होते, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाता, वो चीज़ें बिल्कुल कोरोना के फैलाव का सबब बनती हैं। और ये जलसे जुलूस जो हैं, इनमें बिल्कुल कोरोना फैल सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ भी इस तरह की गैदरिंग्स हो रही हैं वहाँ पे किसी किस्म की SOPs को फॉलो नहीं किया जाता। तो बिल्कुल ये ऐसे होना चाहिए कि इनके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। तो आप ही ने करना है ना, होना चाहिए, बिल्कुल हम भी कह रहे हैं। ये किसने करना है? आपकी हुकूमत है, हुकूमत आपकी है, बाकी सेक्रेटरी आप हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आप हैं, आप लोगों ने करना है। भी क्यों नहीं कर रहे? बेबस हैं, कमज़ोर हैं, क्या वजह है? नहीं, देखें, हुकूमत की तरफ से तो तमाम गैदरिंग्स के लिए SOPs के इशू की गई हैं, चाहे वो पब्लिक गैदरिंग्स इस तरह की सियासी गैदरिंग्स हो, चाहे वो कोई फेस्टिवल्स हो, चाहे वो कोई मैचेस हो, SOPs तो इशू की गई हैं। देखिए, हुकूमत तो देखिए, आप मुझे एक बात बता दें, आपकी जमात के लोगों ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर जुलूस निकाला, कोई एक मास्क मुझे दिखा दें उस जुलूस में, आपकी जमात के लोग थे और आपके वज़रा ने वहाँ पे खिताब किया, उनके दरमियान में खड़े होकर खिताब किया। तो आप लोगों, दूसरी जमातों को किस तरह रोक सकेंगे? पहले ये 3-4 दिन पहले की बात है ना। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल 3 दिन पहले की बात है। ये मैं इसको डिफेंड तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि ये कोई बात ठीक नहीं थी। SOPs पे अमल दरामद वाकई नहीं हुआ था। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्टर एक्शंस होने चाहिए और NCOC को इसके ऊपर जो है कोई डायरेक्शंस भी देनी चाहिए और कानून को भी आपको याद होगा कि जब ये SOPs लागू किए गए थे आज से 6-7 माह पहले, तब भी इस तरह के जलसे जुलूस होते थे। गुजरांवाला में जलसा हुआ, लाहौर में हुआ, नौशहरा में हुआ, पाकिस्तान के बेशतर शहरों में जलसे हुए। तब भी किसी एक जलसे में SOPs पर अमल दरामद नहीं हुआ। पहले तो यह था कि जलसा होना ही नहीं चाहिए था, हुआ तो SOPs पर अमल दरामद नहीं हुआ। अवाम का दबाव बढ़ा कि हम पे पाबंदियां लगी हैं लेकिन सियासी उमूर तो वैसे ही चल रहे हैं, आप सियासत भी वैसे ही चला रही हैं, तो आपने इसलिए यह फैसला किया कि अवाम के मकामात भी खोल दिए जाएं। अब वही फिर से तनकीद आप लोगों पे फिर होगी, तो उसको क्लैरिफाई किस तरीके से करेंगे? देखिए, अवामी मकामात जो थे वो ओपन स्पेसेस, जो पब्लिक पार्क्स वगैरह हैं, उनको तो मैं समझती हूँ कि वो ओपन स्पेसेस में तो कोरोना का इतना ज़्यादा फैलाव का खतरा नहीं होता। हाँ, जो बंद स्पेसेस हैं, जिस तरह से जो शादी घर थे और जिनकी इंडोर की इजाज़त दे दी गई थी या इंडोर रेस्टोरेंट्स को खोलने की इजाज़त दे दी गई थी, वो चूँकि बंद स्पेसेस में इसका फैलाव ज़्यादा होता है, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो दोबारा से जो है वो एक्सटेंड कर दी गई हैं। मगर बहरहाल ये पब्लिक गैदरिंग्स को रोकना चाहिए और मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर मजीद सख्त इक़दाम लेने चाहिए। डॉक्टर साहब, आप ज़रा सियासत की तरफ आते हैं। आप MNA भी हैं, सेनेट इलेक्शन हो गया, अब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, बड़े पूरा उम्मीद है हुकूमत के पास वोट भी पूरे नहीं है, वाज़े नज़र आ रहा है कि जो अक्सरियत है वो अपोजिशन के पास है। तो क्या आप वही काम करने जा रहे हैं जो अपोजिशन ने सेनेट इलेक्शन के वक्त किया था? देखें जी, इस वक्त बेशक कुछ 2-4 वोटों का फ़र्क ज़रूर है, मगर इसके अंदर कुछ आज़ाद लोग भी हैं, आज़ाद सेनेटर्स भी हैं और जिन्होंने किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन अपनी नहीं जाहिर की हुई, तो वो ओपन है, उनके लिए भी ओपन है, हमारे लिए भी ओपन है कि हम भी ट्राई करते हैं कि हम वो वोट ले सकें। वो इंडिपेंडेंट वोट्स ही डिसाइसिव वोट्स होंगे। अब हुकूमत की भी ज़ाहिर कोशिश है कि उनको अपने कन्विंस करें कि वो हमारे कैंडिडेट को वोट दें और ऑपोजिशन का भी पूरा राइट है कि वो उनको कन्विंस करें। तो अब देखते हैं कि जी आज़ाद उम्मीदवार, आई थिंक ये आज़ाद उम्मीदवार है इसमें जी, आज़ाद सेनेटर कितने हैं? 2-4 तो हैं जी जिनकी कोई पार्टी एफिलिएशन जो है वो इस वक्त नहीं है,
वो अगर आप कहेंगे तो मैं फिर आपको एग्जैक्ट फिगर्स दे दूं कि मेरे ज्यादा है, वो अपनी तरफ तो कर चुके हैं उनमें से कुछ को। शमीम अफरीदी साहब भी सेनेटर हैं, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली उन्होंने। जी, मगर हमारे एक और बलोचिस्तान से जो एक आजाद इलेक्ट हुए थे, उन्होंने पीटीआई में भी शमूलियत इख्तियार की है। हम तो उन्हें कंसीडर ही नहीं करते कि वो पहले बाहर के थे, हम तो उन्हें शुरू से ही कंसीडर आप ही का ही करते हैं। आपकी हिमायत, आपके इत्तेहादियों की हिमायत पे तो वो जीते हैं। चले इसी को ले लेते हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं, क्या इम्कानात हैं? देखिए, हम लोग तो बहुत पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह ताला हमारा कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल उनको विक्ट्री होगी, क्योंकि देखें गवर्नमेंट को हमेशा एक एज जरूर होती है और जो आज़ाद लोग होते हैं उनकी इंक्लिनेशन जो है वो ज़्यादातर नहीं, आप गवर्नमेंट में थे तो सेनेट का इलेक्शन हारे हैं ना। आप कौन सी अपोजिशन में बैठ के सेनेट का इलेक्शन हारे हैं? ये जो आप सेनेट का इलेक्शन हारे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी जो जीते हैं, तो उस वक्त भी आप गवर्नमेंट में थे, उस वक्त तो ये अपोजिशन में नहीं थे। देखिए, उस इलेक्शन के ऊपर तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया हुआ है और उसके आपको पता है कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर और इलेक्शन कमीशन वगैरह में उसके ऊपर केसेस भी हुए में हैं और कुछ की डेट्स आगे भी। बसद एहतराम अगर आप चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो एलिगेशन तो फिर इस पे भी आएंगे ना, क्वेश्चन मार्क तो इस पे भी बनेगा, अददी अक्सरियत आपके पास नहीं थी। देखिए, बहुत नैरो मार्जिन है और जैसा कि मैंने कहा है कि जो आज़ाद और न्यूट्रल सेनेटर्स हैं, अगर वो हम बिल्कुल क्लीन इलेक्शंस इंशाल्लाह ताला आपके सामने आएंगे, अगर हमारी गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला जीतेगी तो आपको पूरा हिसाब भी देगी कि हमें कौन कौन से सेनेटर्स ने वोट किया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट किसको बना रहे हैं? ये अब सीनियर लीडरशिप का फैसला है। जी बिल्कुल, मगर ये कि एक आध दिन में इंशाल्लाह ताला वो सामने। इम्कानात किसके हैं? सीनियर लीडरशिप इसके ऊपर डिलिब्रेशंस कर रही है, जैसे कोई फाइनल फैसला होगा वो सबसे पहले आएगा। नहीं, इम्कानात किसके हैं? कोई 2 या 3 ऐसे नाम हैं जो ज़ेरे बहस हैं? देखिए, इस वक्त मैं कुछ कह नहीं सकती, पर हो सकता है कि पीटीआई के ही होंगे हमारे मेंबर या कोई एलाइज में से भी हो सकते हैं। अभी मुझे कोई क्लैरिटी के साथ नहीं पता, ये डिसीजन सीनियर लीडरशिप करेगी। आज की मुलाकात का हवाला ही बता दें, जो इत्तेहादी जमातों के सरबराहों से मुलाकात हुई है उसमें किसी ने ख्वाहिश का इजहार किया हो? देखिए, इत्तेहादियों के साथ जाहिर है कि उनकी कोई ना कोई होती है, उनके साथ उनकी भी कोई ख्वाहिशात होती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब से उन्होंने डायरेक्ट मीटिंग की है। उन्होंने अगर अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार किया होगा तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब उसको कंसिडर करेंगे और जो बेहतर फैसला होगा वो इंशाल्लाह ताला सबके सामने आ जाएगा। जो बेहतर फैसला होगा वो सबके सामने आ जाएगा और चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है उसके नताइज वाजे होंगे और साफ शफाफ ये इलेक्शन होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त जो सियासी और माशी माहौल बन चुका है उस सियासी और माशी माहौल में क्या साजगार माहौल मुहैया होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या आने वाले दिनों में मजीद तंगी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, वो सियासी तौर पे हो या मुआशी तौर पे? हुकूमत के जो फैसले हैं उसको लेकर अपोजिशन क्या खुद पॉइंट स्कोरिंग करके अपनी सियासत को चमका पाएगी या फिर अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है वो अवाम में ज़्यादा मकबूल हो जाएगा? इसको तज्ज़ियाकार किस नज़र से देखते हैं, सहाफ़ी इस पर कौन सी राय रखते हैं और वो राय किसके लिए मुकद्दम होगी? इस बारे में बात करने के लिए हमें सीनियर तज्ज़ियाकार, सहाफ़ी और एंकर पर्सन मुबशर लुकमान साहब ने ज्वाइन किया। मुबशर लुकमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुबशर लुकमान साहब, आगाज़ कर लेते हैं एनसीओसी के आज के फैसलों के हवाले से। आपको याद होगा कि गुज़श्ता माजी में, ये माजी करीब के अंदर जब ये इस तरह के SOPs नाफिज किए गए थे और तो अपोजिशन की जानिब से एक मौक़िफ़ अपनाया गया था कि आप जल्द से जुलूस करें तो वहाँ कोरोना नहीं होता, हम करें तो कोरोना होता है। तो ऐसे वक्त में कि जब उनकी जानिब से लॉन्ग मार्च की तारीख का अनाउंस कर दिया गया है तो एनसीओसी की तरफ से SOPs लागू कर दिए गए, तो क्या पॉइंट स्कोरिंग करेगी अपोजिशन फिर इसको लेके? जी, पहले तो आपका शुक्रिया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें तो कोई स्कोरिंग बनती नहीं। लोग मर रहे हैं हमारी इर्द गिर्द हर तरफ। अभी मेरे बेटे ने बताया उसके क्लास वालों के फादर की डेथ हो गई है। मुझे वजह डेथ तो नहीं पता, लेकिन लोग मर रहे हैं और बड़ी तवातर से मर रहे हैं और तीसरी वेव जो है उसने दुनिया भर में एंटर कर लिया है। तो ये तो एक हकीकत है। एनसीओसी का जो एक स्टेटमेंट है ना आज का, मुझे उस पर बड़ा इख्तलाफ है, जिसमें उन्होंने कहा कि स्कूल्स को हम स्प्रिंग ब्रेक दे रहे हैं। उनको डायरेक्ट बताना चाहिए कि लोग मर रहे हैं, लोगों के लिए खौफनाक चीज़ है ये, और इसलिए हम स्कूल्स को बंद कर रहे हैं।
और ऐसी दीगर एक्टिविटीज़ को बंद कर रहे हैं। और हुकूमत भी फुल टाइम पे मसरूफ़ है। दूसरी तरफ मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे देता हूँ अगर आप चाहते हैं जी जी। कि हुकूमत TLP से तहरीक लब्बैक से इलाक़ करने जा रही है और उनका ख्याल है कि इस तरह डस्का, कराची जो सीटें उनकी जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन होना है वो जीत सकते हैं, क्योंकि तीसरे नंबर पे आ रही है तहरीक लब्बैक जो है इलेक्टोरल वोट्स में। तो अगर वो PTI के साथ मिल जाते हैं तो उनका कैंडिडेट जो है वो जीत गया ऑटोमेटिकली। तो एक तो हुकूमत ने यह स्ट्रेटजी निकाली, लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन को भी पॉइंट स्कोरिंग जो है उससे इज्तनाब करना चाहिए, और ये हम उम्मीद ही कर सकते हैं वो करेंगे नहीं। बल्कि 26 को जो लॉन्ग मार्च है वो बहुत ज़ोरों शोर से होना है और बड़े धूम धमाके से होना है, मैं आपको ये भी बता दूँ। बशर साहब चलें 26 आएगी, लॉन्ग मार्च होगा, सियासी जमातों का हक है, अल्लाह करे उस वक्त तक कोरोना कंट्रोल हो जाए। सर सियासी आपकी बड़ी नज़र है और बड़ी खबरें ब्रेक करते हैं आप क्या समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पंजाब में तब्दीली ले आएंगे, तब्दीली लाने के हक़ में हैं, इस पर वो तैयार हो चुके हैं या सिर्फ ये अफवाहें हैं? मेरा ख्याल में बिल्कुल अफवाह है, क्योंकि उसकी कुछ वजूहत हैं कि जो नाम सामने आ रहे हैं। मसलन मैं परवेज़ इलाही साहब का आपको बताता हूँ, वज़ीर आज़म ने बरमला इजहार किया कुछ लोगों के आगे, वो परवेज़ इलाही को नहीं चाहते। उसके बाद अगर उनकी पार्टी में से कोई नॉमिनेट होता है, चाहे वो राजा बशारत हों, चाहे वो असलम साहब हों, चाहे वो यासिर साहब हों, चाहे वो कोई और, तो उनका ख्याल है कि उसके लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि साउथ पंजाब के लोग ऑलरेडी सेनेट में उनके खिलाफ वोट दे चुके हैं। तो साउथ पंजाब के लोग जो है ना उसमें बुज़दार साहब के साथ खड़े होंगे और वो वहाँ उनकी सपोर्ट के लिए, तो उनके लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वज़ीर आज़म फ़िलहाल तो बुज़दार को चेंज करने का मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई भी इरादा है, और ये हम खुश फहमियाँ क्या रही हैं। और ये कहते हैं ना, 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो जब 9 मन तेल होगा तो मैं और आप राधा को नाचता देख लेंगे। अभी तो बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। चले एक ये बता दीजिएगा, अगर बुज़दार नहीं जा रहे तो आपको 5 साल पूरे होते नज़र आ रहे हैं? मुझे 5 साल पूरे होते नज़र नहीं आते जी राना साहब, बड़ी सिंपल सी बात है। क्योंकि ये जो अभी हमारे कुलीग ने पहले इंट्रो में बातें की, कमर तोड़ महंगाई, बैड गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें जो है ना ये अब बर्दाश्त के बाहर हो रही हैं, और ये खुदा न खास्ता इसी तरह ट्रेंड अगर 1-2 महीने और रहा तो मारामारी शुरू हो जाएगी। और जो अभी हमने असेंबली के बाहर देखा है कि जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी, मुसद्दिक मलिक और एहसन इकबाल साहब को, इन तीनों हजरात को, बड़े काबिल एहतराम हजरात हैं ये, जिस तरह इनके साथ हाथापाई हुई है, तो इसका रिटर्न भी होना है, इसका रिटेलिएशन भी होनी है। तो ये यहाँ पे चीज़ें रुकेंगी नहीं। मुझे हुकूमत के अगले 3-4 महीने बड़े मुश्किल लगते हैं, जैसे पंजाबी में कहते हैं औखे लगते हैं, और अगर इन्होंने निकाल लिए तो ये फिर अल्लाह की मेहरबानी होगी। ये हुकूमत ने खुद से तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे अपने आप को अपने पैर पे बार बार कुल्हाड़ियां मारने के। बशर साहब आप ये देखिए कि जहाँ पे आपने 14,000 अरब का रिलीफ दिया था, 1400 अरब का, वहाँ पे आप 700 अरब IMF के कहने पे वापस ले रहे हैं, फिर उसमें 300 अरब आप तकरीबन सेल्स टैक्स ड्यूटी ऐड कर लें, तो 1000 अरब तो फिर से अवाम पे लागू होगा। तो आगे खुशहाली किस तरीके से आएगी? देखिए जी, अवाम को इन आदाद शुमार से मतलब नहीं है खुदा, और फ्रैंकली इतने तो आदाद शुमार मुझे नहीं समझ आते, लोगों को क्या समझ आएंगे। मुझे इतना पता है कि इन्होंने फैसला किया कि रमज़ान में 2 बिलियन का कितने का इन्होंने पैकेज देना है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। मैं समझता हूँ इन्होंने अपनी जेब से देना नहीं है, बजाय अभी इस तरह से ड्रामे करने के। माह रमज़ान जो है वो हमारे लिए बहुत ही मुकद्दस महीना है, उसमें आटे को आधी कीमत पे कर दें, घी को आधी कीमत पे कर दें, ये 2 चीज़ें सब्सिडाइज कर दें, और 1 महीना अवाम को वाकई रिलीफ दे दें ताकि वो कम से कम इबादत तो सही तरीके से कर सके। लैक ऑफ प्लानिंग है यहाँ पे, हर जगह प्लानिंग नहीं हो रही है, ये एड हॉक हो रहा है। जब आप 5 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं तो उसके बाद आप कौन सी महंगाई को कंट्रोल करेंगे। इस वक्त कराची में ब्रॉयलर मुर्गी 500 रुपए पहुंच गई है, लाहौर में 400 रुपए, 410, 420 रुपए, और कोई 5 मार्केट्स नहीं है लाहौर शहर में जहां टमाटर का रेट एक हो, जहां आलू का या प्याज का रेट एक हो। इसका महंगाई से ताल्लुक नहीं है, ये तो बैड गवर्नेंस है, बुरी गवर्नेंस है। कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, और अल्लाह तवक्कल सब कुछ हो रहा है। और ये अब जो डेट है वो भी सर चढ़ के बोल रहा है। बशर साहब, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आ गया, क्या देख रहे हैं? बड़ा करीब मुकाबला कह रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं?
नहीं जी, आज तारीख तक, अब अगर 12 तारीख तक कोई और मुआवजा हो जाता है तो मुझे नहीं पता, लेकिन 10 तारीख तक तो संजरानी साहब बड़ी आराम से जी, उसमें रियासत भी चल रही है और उसमें रियासत के वादे भी चल रहे हैं और उसमें रियासत की कैरेट एंड वो स्टिक वाली गेम्स भी चल रही हैं। जितनी दो नंबरी हो सकती है, मैं समझता हूँ हमारी सेनेट ने दिखा दिया है। मैं और आप तो, हम तो कोई अल्लाह का शुक्र है राणा साहब चोरी करते नहीं, ना इस काबिल है कि इस लेवल की चोरी करें। ये लॉ मेकर्स ही इस मुल्क में बिक रहे हैं, गिर रहे हैं, बिक रहे हैं। 2 हफ्ते में तीसरी बार ही बिकने लगे हम। आप देखें, अल्लाह की शान देखें। और कल मैं शिबली फराज साहब की एक स्टेटमेंट देख रहा था, वो उन्होंने शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में दी और वो उसका लुबे लुबाव यह था कि बाय हुक और क्रुक वी हैव टू विन। अब अगर इन्होंने भी क्रुक उस पर आना है तो फिर हम किस तब्दीली की बात करें, इस रियासत मदीना की बात करें। ये बड़ी दुखी और सख्त किस्म के हकाइक हैं ये। मुबशर साहब जी करें। मुबशर साहब, अगर आप ये देखिए कि डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का अभी तक नाम सामने नहीं आ सका, ना पीडीएम की जानिब से ना हुकूमत की जानिब से, आपको दोनों जानिब नाम सामने ना आना कोई मसलहत लगती है या तहफ़्फ़ुज़ात लगते हैं इत्तेहादी जमातों के या पीडीएम में शामिल जमातों के? नहीं, पीडीएम का तो इशू ये है कि वो ये असेस कर रहे हैं कि वो JUIF से हो डिप्टी चेयरमैन या PMLN से हो, क्योंकि उनमें से एक डिप्टी चेयरमैन बनेगा और एक पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनेगा। उनकी जमातें इतनी ज़्यादा हैं कि उन्होंने उनको देख रहे होंगे मिक्स एंड मैच करके, अकोमोडेट करके। और दूसरी बात यह है कि यह भी हो सकता है कि पीडीएम ने सोचा हो कि हमारे साथ तो अब इस वक्त हथौड़ा पड़ रहा है हमें, तो हम कितनी को मेहनत करें। लेकिन मुझे लगता है बेसिकली जो है ना, आज रात तक इसका फैसला हो जाएगा और कल आपको पता चल जाएगा। और मुझे लगता है ये कि मुस्लिम लीग नून का जो है वो डिप्टी चेयरमैन होगा या और JUIF का जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा, या इसको रिवर्स कर लें। इन दो पार्टियों का आना बीच में, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो चेयरमैन के लिए कंटेस्ट कर रही है। मुबशर साहब, खान साहब ने 20 अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई की KPK में। आपके पास नाम भी है, मेरे पास नाम भी है कि वफाक में किन किन लोगों ने वोट नहीं दिए। खान साहब के पास भी मौजूद है। जब खान साहब कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन को कि आप एजेंसी जो हसास दारे हैं उनसे रिपोर्ट मंगवा लें, तो हसास दारों की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी जाती है। तो क्या समझते हैं कि कुछ अरसे बाद खान साहब पत्ता शो करेंगे, उन अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके नाम सामने आएंगे? हो नहीं सकती राणा साहब, मैं आपको उसकी वजह बताता हूं। और मैं अगेन आपके प्रोग्राम पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने वाला हूं, और जिसको दिल करता है इसको चेक कर ले जाके, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK के जितने उम्मीदवार थे उनमें से कईयों ने शिबली फराज के अलावा, मैं एक नाम ले रहा हूँ, कि उन्होंने नहीं किया। बाकी उन्होंने पैसे लगाए अपने ही वोटर्स को, 12-12 करोड़ रुपया लगाया है, और उसके बाद भी एक हार गया उनमें से। आप दूसरों को क्या पकड़ना आपने? मैं तो कह रहा हूं कि उन्होंने अपने वोट डालने के लिए अपनी पार्टी मेंबर को उसके पैसे लिए, दूसरे के मेंबर को नहीं। तो कौन सी शफाफियत रहेगी राणा साहब? किस बात का रोना रो रहे हैं आप? मुबशर साहब, आप इलेक्शन कमीशन के किरदार को किस नज़र से देखते हैं कि एक जानिब इलेक्शन कमीशन पर वफाकी हुकूमत इल्ज़ामात की भरमार कर रही है और अब एतमाद है अपोजिशन को, तो आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान आपको कोई तसादुम दिखाई देता है, ये डस्का इलेक्शन को लेकर और सेनेट इलेक्शन को लेकर? देखिए, तसादुम इन सेंस एक बात याद रखें कि बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है जब हुकूमत वक्त का आईनी इदारे के साथ तसादुम हो जाए। वो कोई सिर्फ इदारा नहीं है, वो GTS बस ट्रांसपोर्ट सर्विस का अड्डा नहीं है, कोई डेबू बस सर्विस का अड्डा नहीं है, वो एक आईनी इदारा है। आईनी इदारे के साथ आप अगर आपके कोई डिफरेंसेस होते हैं तो उनको आप सॉर्ट आउट करते हैं, उनको आप अप्रोच करते हैं और पॉलिटिकल सॉल्यूशंस निकालते हैं। जब आप तकरार करते हैं, टकराव करते हैं, या डैमेज होगा, आपका आइन डैमेज होगा। आप कितने साल से उनकी मिन्नतें भी कर रहे हैं। या उस वक्त इलेक्शन कमीशन जानिबदार क्यों नहीं था कि जब 6 साल से फॉरेन फंडिंग केस जो है वो मौखर हो जा रहा है, उसकी स्क्रूटनी कमेटी नहीं खत्म कर रही थी, तब तो बहुत अच्छा काम कर रहा था। मुबशर साहब, तो बिल्कुल ठीक काम कर मुबशर साहब, आप आज उन्होंने ये कर दिया है गलत। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का बड़ा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो आज फैसला है और डस्का इलेक्शन का फैसला,
आपको इस सर। दोनों में क्या लग रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि दोनों बिल्कुल सही हैं। अब उसकी हम भी बड़े मुकदमे भुगतते हैं और अदालतों में जाते हैं, थोड़ा बहुत हमें भी आइडिया हो गया कि मैं अगर ये कहूं कि राना अजीम ने पैसे लिए हैं मेरे से, या राना अजीम बेनिफिशियरी है इसका, या राना अजीम को किसी ने रिश्वत दी, तो उसके लिए राना अजीम को भी एक एफिडेविट जो है वो अदालत में शामिल तफ्तीश करवाना पड़ेगा और उनको वहां पे आके गवाही देनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं जी 16 मेंबर्स को उन्होंने बाई आउट किया, वो 16 मेंबर्स के आप नाम नहीं बता रहे, या बता रहे हैं तो उनके आप एफिडेविट से लेके आ रहे हैं, तो वो काउंट नहीं होगा बात, वो हेयर से है, वो एविडेंस नहीं है। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट की इसमें एक जजमेंट भी मौजूद है कि आप जो है वीडियो के ऊपर इस तरह से फैसले नहीं हो सकते, क्योंकि ये इस्टेब्लिश करना है, उसका फोरेंसिक ऑडिट होना है, सब कुछ होना है। फिर तीसरी बात, उसमें कौन से पैसों के लेन देन की बात हुई है। चौथी बात, वो गिलानी साहब खुद नहीं थे, गिलानी के साहबजादे थे और वो 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, तो वो अपने कॉल ऑफ फेल के खुद जिम्मेदार हैं और उनके लिए उनके वालिदैन को जिम्मेदार नहीं किया जा सकता। जहाँ तक डस्का का रह गया, तो डस्का में तो उस्मान बुज़दार से जितना हो सकता था बंड उसने किया, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल सही किया। मैं तो समझता हूँ उनको सीएम को भी हाजिर करना चाहिए, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव वो है वहाँ पे। डस्का में देखे राणा साहब, 2 लोग मर गए वहाँ पे, मर गए, जान से चले गए। मैं और आप तो सिर्फ बात कर रहे हैं, 7 लोग जो है वो बहुत जख्मी हो गए वहां पे, तो उनका कोई वाली वारस नहीं है। इलेक्शन कमीशन को कोई एक्शन नहीं लेना था, बिल्कुल सही किया उन्होंने। मैं तो समझता हूँ सजाएं भी सुनानी चाहिए थी उनको। यानी आपके नज़दीक उन्हें सजाएं दिलवानी चाहिए थी। मुबशर साहब, एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कि आज बैरिस्टर अली जफर ने, जो वकील थे फ़ारूक हबीब साहब के, उन्होंने ये कहा कि वीडियो में मौजूद अफराद को हम फरीक नहीं बनाना चाहते। अब वो जो कुछ अफराद थे वो अपने तय इलेक्शन कमीशन से रब्ता कर रहे हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन में जाके खुद नहीं फंस गए? देखिए जी, अगर वो उनका एफिडेविट देते हैं और लेन देन हुआ है, तो 16 अफराद तो स्ट्रेट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, हुकूमत तो वहीं गिर गई। तो किस तरह से अली जफर साहब जो है वहां पे मान लेते वो देने के लिए? वो बड़े जीरक वकील हैं, समझदार वकील हैं, बैरिस्टर हैं, तो उनको पता है और इस केस की ज्यादा पैरवी नहीं हो सकती थी। और ये जो है फारूक हबीब को कंप्लेनेंट बना के पीटीआई ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। यहाँ पे तो सैफुल्लाह नियाजी को या पीटीआई के किसी ओहदेदार को होना चाहिए था ना, उनका क्या ताल्लुक है? वो तो एक एमएनए है, एक पार्लियामेंट्री कमेटी में है। यानी आपके नजदीक फारूक हबीब को कंप्लेनेंट नहीं बनाना चाहिए था, किसी बड़े सियासी रहनुमा को बनाना चाहिए था जिसकी अपना भी कोई असर और रसूख होता, और वो अगर कोई बात करता तो वो कोई भरम से बात करता और उसके पास ज़मीनी हक़ाइक़ भी मौजूद होते। बहुत शुक्रिया मुबशर लकमान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात के बाद चेयरमैन सेनेट का इंतखाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें और डस्का में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो नया फैसला है, इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक खबर शामिल करते हैं। सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने जज्बात को उजागर कर सकते हैं। सोशल मीडिया ही वो प्लेटफॉर्म है जो आपकी अच्छाइयों को भी जाहिर करता है और आपकी बुराइयों को भी जाहिर करता है। वो पुलिस एहलकार, वो पुलिस अफसरान जो ड्यूटी और फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं मुल्क कौम की बेहतरी और सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए, ये आप टीवी स्क्रीन पर दिखने वाले मनाजिर में इस बात का इहाता कर सकते हैं कि हमारे सिक्योरिटी एहलकार किस हद तक मुस्तनद और जाफिशानी से अपने काम को सरअंजाम देते हैं। ये इस वक्त ड्यूटी पर मामूर हैं और ड्यूटी के दौरान एक नौजवान का रक्स देखा जा रहा है, चाय की चुस्कियां ली जा रही हैं और साथ ही साथ वीडियो बनाकर मुज़हक़्क़ा-ख़ेज़ जुमले भी कसे जा रहे हैं। अब इसमें हम वो ऑडियो को शामिल नहीं कर सकते कॉपीराइट क्लेम की वजह से, वो गाने शामिल नहीं कर सकते जो इसके पीछे चलाए गए, लेकिन आप इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जवान किस हद तक चौकन्ना है मुल्क कौम की हिफाजत के लिए। राना साहब की जानिब बढ़ेंगे। राना साहब, प्लेटफॉर्म है जिस पे वर्दी के साथ आप अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, बाकायदा आईजी की जानिब से आपको अहकामात हैं, उसके बावजूद फिर ऐसी वीडियोस क्यों? देखें, ये बड़े मज़े वाली वीडियो, ये एक्सक्लूसिव है जो हम आपको दिखा रहे हैं, अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप देखें यासर, एक डेरा है
पीछे आपको भैंसें भी नजर आ रही हैं, एक तरफ जहां ये लड़का डांस गा रहा है जिस गाने पे, उसके साइड में एक शख्स बैठा हुक्का भी पी रहा है, ये एक और शख्स भी है। और इसमें आप देखें 3 लेडीज कांस्टेबल मौजूद हैं, उसके बाद बाकी पुलिस कांस्टेबल मौजूद हैं, लेडीज कांस्टेबल भी वीडियो बना रही है, दूसरा भी बना रहा है, लड़का गाना गा रहा है। ये गाना जो है एक इंडियन गाना है जिस पर ये रक्स कर रहे हैं। और उसके बाद ये लोग अगर रेड करने आए हैं तो क्या रेड इस तरह की जाती है? तो क्या वहां पर चाय पी जाती है? वहां पे ये डांस देखा जाता है? अगर ये रेड करने नहीं आए तो ये पुलिस की वर्दी में किस जगह पे क्या आराम फरमा रहे हैं? इस महफिल में जाने का मकसद क्या है? देखें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बार बार कह चुके कि हम पंजाब के अंदर पुलिस कल्चर तब्दील करेंगे, KPK में करेंगे, सब जगह करेंगे। इतना तो माने, तब्दील तो हुआ ना? नहीं, तब्दील हुआ। ये सवाल है मेरा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आला पंजाब से सवाल है, IG पंजाब से सवाल है। और मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा उस थाने का, वो बहुत मारूफ थाना है और उसका थानेदार बड़ा मारूफ है जिस जगह की ये वीडियो है। अब ये वीडियो जो सोशल मीडिया पे अब हमने दिखा दी, इसके बाद ये वायरल हो जाएगी। अब ये 3 लेडीज पुलिस एहलकार कहां से आई, क्यों आई? वहां पे लेडीज एहलकार उस वक्त लेकर जाया जाता है जब आप किसी जगह रेड करने जाते हैं और वहां पे खवातीन को पकड़ना होता है, घर के अंदर दाखिल होना होता है। तो ये डांस के लिए गए थे, इस डांस को देखने के लिए गए थे, चाय के कप हाथ में है, मोबाइल से वीडियोस बन रही है, एक शख्स का पास खड़ा हुक्का पी रहा है। तो ये क्या है? ये थाना हो नहीं सकता, ये कुछ पुलिस चौकी हो नहीं सकती, ये टार्चर सेल भी नहीं हो सकता, ये डेरा है। तो क्या पुलिस किसी चौधरी के डेरे पे इंजॉय करने गई है? वहां पे चौधरी को प्रोटोकॉल देने गई है या चौधरी के डेरे पे पुलिस को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? हर तमाम पुलिस एहलकारों के हाथ में क्या है? चाय का कप है। एक लेडीज कांस्टेबल वीडियो बना रही है अपने मोबाइल से, नजर आ रहा है। तो यासर ये तो एक सवाल है, सवालिया निशान है। तो क्या ये तब्दीली है पुलिस की? क्या पुलिस इस तरह तब्दील होगी? और इस वीडियो के बाद क्या इन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन होगा? क्या ये पता चलेगा कि ये कौन थे, किस थाने के थे, क्या करने वहां गए, किस तरह वहां गए? जब ये इतने एहलकार किसी जगह बैठे होंगे, पीछे उस इलाके में चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये होगा। आप जरा गौर करें ना, रोजाना 3 कत्ल, 4 कत्ल, 5 कत्ल, 10 कत्ल, अगवा बराए तावान, ऐसी वारदातें कम क्यों नहीं हो रही? जब पुलिस के अंदर बहुत से अच्छे अफसरान भी हैं, बेहतरीन अफसरान भी हैं। IG पंजाब, नो इस पर कोई दूसरी राय नहीं, IG पंजाब बेहतरीन अफसर हैं, सुहेल सुखेरा साहब बैठे हैं, CCP लाहौर बैठे हैं, बेइंतहा और अफसर बैठे हैं, लेकिन इनके खिलाफ इन पे नजर क्यों नहीं जा रही है? सर, ये वीडियो ये बिल्कुल सामने ला रही है पुलिस की, उन पुलिस एहलकारों की कारकर्दगी कि जो ड्यूटी पर हैं और ये उनको शर्मिंदा कर रहे हैं। भैंसों के बाड़े में पहुंचे हैं, कोई गेस्ट आ गया होगा, दूध की कमी होगी तो वो शायद करीबी दुकान से ना मिला होगा। तो ये दूध इस बच्चे से लेना था उन्होंने, वो भैंसों के बाड़े में आके तो सही की महफिल। अगर हम ये गाना चला दें, पीछे कौन सा गाना है, आपने दुरुस्त कहा कि हम कॉपीराइट एक्ट के तहत नहीं चला सकते, तो आप ये देखें इसमें क्या होगा। अब कौन इसका जवाब देगा? पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, या पुलिस का है फर्ज देखना डांस, देखना ये इंडियन कल्चर? ये तो फैसला करना होगा। क्योंकि ये वीडियो थी, हमने कहा ये सामने लाएं, शायद इस वीडियो के सामने आने से पुलिस कल्चर में जो तब्दीली हम चाहते हैं, अल्लाह करे वो तब्दीली हो जाए। तब्दीली तो आई है, लेकिन वो तब्दीली मस्बत समत में गामजन नहीं है। कुछ इकदाम बेहतर होने चाहिए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल कीजिए तो आवाम को आगही देने के लिए, इस तरह की वीडियोस पोस्ट करने के लिए नहीं। जब आपके लिए अहकामात हों कि वर्दी के दौरान आप अपनी सोशल लाइफ को उजागर नहीं कर सकते, तो उससे इज्तनाब करना चाहिए और मुल्क कौम की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए वो इकदाम उठाने चाहिए जो आपकी दादो तहसीन का बायस बन सके। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और फिर से बात करेंगे सेनेट इंतखाबात के बाद की चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाब है, सियासी जोड़ तोड़ उरूज पे पहुंच चुकी है। मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर आज़म ने भी इत्तेहादियों से मुलाकात की है। दूसरी जानिब MQM को बड़ी ऑफर दे दी है फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो वो उस पर किस हद तक गौर करेगी, क्या फैसले करेगी, राना साहब से जानते हैं। राना साहब, 12 मार्च, एक दिन बाकी, सिर्फ एक दिन बाद, अब एक दिन ही ले लें, एक दिन बाद इलेक्शन होने जा रहा है। अभी तक डेप्यूटी चेयरमैन का नाम सामने नहीं है, दोनों जानिब से नहीं है। किस जानिब से क्या नाम सामने आएगा? कितना सियासी जोड़ तोड़ हो चुका? अच्छा, मेरे पास इतला यह है कि हुकूमत अपने तमाम इत्तेहादियों को मना चुकी है और तमाम इत्तेहादी जो हैं वो जो नाराज़ भी थे, जिनकी तरफ से खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे थे, जिन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो प्यार मोहब्बत के डोरे भी डाल रही थी, उनको भी हुकूमत ने मना लिया। और आपको ये नज़र आ जाएगा, कल तो वाज़ेह तौर पे ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। डिप्टी चेयरमैन के हवाले से जो नाम तहरीक इंसाफ के अंदर से डिस्कस हो रहे हैं, बड़े हैरान को नाम है। उसमें फैसल जावेद का नाम है, उसमें इजाज़ चौधरी का नाम है, उसमें वलीद इकबाल का नाम है। ये 3 नाम बाकायदा डिस्कस हो रहे हैं। अब इसमें डिस्कस हो रहे हैं, इनको फाइनल किया या ना करना, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के। दूसरी तरफ PTI से जी, PTI से। और दूसरा ये भी कहते हैं कि MQM जो है उनकी ऑप्शन को भी सामने रखा गया है।
और साथ मैं आपको एक और बता दूं, एक ऑप्शन ऐसी भी सामने रखी गई है जो मुख्तलिफ जमातों के 6-7 जो हैं सेनेटर्स, उन्होंने कहा कि फ़लाँ बंदे को आप वाइस डिप्टी चेयरमैन ले आए तो हम आपको वोट दे देंगे। वो नाम मारूफ है, और मैं आपको बता दूं पहले भी सेनेटर है और ठीक है वो भी, लेकिन इसका इख्तियार जो है चूँकि आज आ गया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मिल गया है, ये कल दोपहर तक इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन मैं आपको उनका, चले राना साहब इतना बता दें, उनका ताल्लुक पीटीआई से ही है या इत्तेहादी जमात से? इत्तेहादी जमात से। किस सूबे से? 2 नाम है जो उन्होंने 2 नाम दिए हैं, एक KPK से दिया, एक बलूचिस्तान से दिया। अच्छा, मैं आपको बता दूं, एक KPK से है, एक बलूचिस्तान से है। कहा गया कि इन दोनों में से किसी एक को ले लें। तो आज रात तक ये फैसला हो जाए? मेरे ख्याल है फैसला हो चुका है, अब ये इंतजार कर रहे हैं किसी चीज़ का। और इंतजार तो पीडीएम भी कर रहे हैं। नहीं, पीडीएम फाइनल हो चुका है जी, अब्दुल गफूर हैदरी खुद कह चुके हैं। अब क्या उन्होंने इंतजार करना है? क्या अब्दुल गफूर हैदरी को हटा के अब किसी और को, अगर मौलाना साहब के भाई को लाते हैं या मुस्लिम लीग नून से लाते हैं, तो फिर क्यों अब्दुल गफूर हैदरी ने वोट? कल अब्दुल गफूर हैदरी ने क्या तमाम टीवी चैनल पे नहीं कहा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना फजल रहमान का, मुझ पर इतबार किया गया? क्या उन्होंने नहीं कहा? तो अब अगर उनको हटाते हैं तो फिर क्या पोजीशन रह जाएगी? फिर इनके अंदर एक बहुत बड़ा गैप बन जाएगा, और ये गैप जो है वो किसी सूरत में ये पूरा नहीं कर सकेंगे। यासर, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये इलेक्शन जो हो रहा है ना चेयरमैन सेनेट का, इसमें गैर मुतवक्को रिजल्ट आना है। दोनों इतराफ से बड़ा जोर लग रहा है। मेरे पास जो इतला है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने तमाम सेनेटर्स को इस्लामाबाद बुला लिया, आज पहुंच गए, और उन्होंने हर सेनेटर, एक सेनेटर पर 4-4 MNA तैनात कर दिए, लगा दिए कि ये कहीं ना जाए। और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि उनमें से एक शख्स भी जो है वो ना जाए। लेकिन मेरे पास इतला है कि 2 इल्जाम पीटीआई पे भी लगा। बिल्कुल लगा। मेरी इतला है कि अभी 2 इनके सेनेटर वहाँ पे नहीं पहुँचे, जिसके लिए बड़े शदीद परेशान है कि वो 2 क्यों नहीं पहुँचे। मुझे पता है कि वो शाम रात के आखिरी पहर में पहुँच जाएंगे। इनमें से एक खातून सेनेटर है और उस पर इंतज़ार हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो नज़र आ रहा है, चूँकि हफीज़ शेख साहब के इलेक्शन में काफ़ी ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील हो गए थे, तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है साहब, चले संजरानी साहब पे जो इत्तेहादी जमातें हैं, क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनका एतमाद है? नहीं, ये तमाम इत्तेहादी जमातों ने, ये बड़ी हैरान कुन बात है कि तमाम इत्तेहादी जमातों ने संजरानी साहब की ज़ात पर, उनके इंतखाब पर कोई इतराज़ नहीं किया। किसी एक ने भी इतराज़ नहीं किया। बल्कि एक तरफ से जहाँ से इतराज़ का खदशा था, उन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट की कि संजरानी साहब से बेहतर और कोई है ही नहीं। बलूचिस्तान से? जी, बलूचिस्तान से नहीं, बलूचिस्तान से नहीं था, ये सिंध से था। तो आप क्या समझते हैं कि संजरानी साहब को लेके, देखिए, अगर इतनी तगड़ो चल रही है, बलूचिस्तान के तो लोग संजरानी साहब की जिस तरह कैंपेन कर रहे हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान, आपने कल वो भी तो मौक़िफ़ सुना था ना कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो संजरानी साहब को ये नहीं सोचेंगे कि बलूचिस्तान से, शख्सियात का भी इख्तिलाफ होता है। नहीं, बिल्कुल होता होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि ये बलूचिस्तान से है, ये हमारे हैं, और बलूचिस्तान जो है वफाकी एक अहम इकाई है, तो उसका बंदा होना चाहिए। ये भी होगा ना। तो राना साहब, क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ चेयरमैनशिप हुकूमत की और नीचे वाली सीट अपोजिशन की? आप ये कह सकते हैं कि ये बात जो आप डिस्कस कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है ये अपोजिशन के अंदर हो रही है। अपोजिशन के अंदर ये शोर मचा हुआ है कि अगर गिलानी साहब ऊपर बन गए तो नीचे हमारा नहीं बनेगा। ये मैं आपको बड़ी मुसद्दका इतला दे रहा हूँ, वहाँ पे ये शोर मचा हुआ है। बात तो मैंने छेड़ी है, आप सही जगह पे ले गए। वहाँ पे ये शोर मचा हुआ है, और ये शोर दुरुस्त मचा हुआ है। आप ये देखें कि दोनों तरफ से अभी तक आपने एक प्लॉट बनाना होता है, बुनियाद बनाएंगे तो तभी कंपेन चलाएंगे ना, जब आप नाम मंजर आम पे लेके आएंगे। अब एक का नाम आपने पहले ही दे के कंपेन उसकी चला ली, एक का नाम एक दिन पहले देंगे तो उसकी कंपेन किस तरीके से चलाएंगे? मैं बता रहा हूँ कि इसलिए कि ये सारी गेम हो रही है किसी ना किसी से गिलानी साहब के लिए। और जब ये तो क्लियर हो गया है 3 इलेक्शंस में अदम एतमाद, जब चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ आया कि उसमें पीपल्स पार्टी ने अपना डिप्टी चेयरमैन सेनेट बचाया। उसके बाद जब सेनेट का इलेक्शन आया तो पीपल्स पार्टी ने गिलानी साहब को जिताया, मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हार गई। अब तीसरा इलेक्शन है, अब इसमें उनके इत्तेहादी ये सोच नहीं रहे, बल्कि उन्हें इल्म है कि जिसको भी डिप्टी चेयरमैनशिप की ला के दी गई, ये ना हो कि उस पर जोर ना लगे और सारा जोर गिलानी साहब पे चला जाए। तो इस पर बड़ा गौर हो रहा है, जबकि हुकूमती सतह पर जो बातें चल रही हैं वो मेरा ख्याल है वोटों अगर वो जीतेंगे तो दोनों ही जीतेंगे। सही, वहाँ पे दोनों जीतेंगे, अगर जीतते हैं तो दोनों ही जीतते हैं। यानी अगर जीत होगी तो दोनों की होगी, अगर हार होगी तो फिर भी दोनों की होगी। दोनों की।
चलें राना साहब, डस्का इलेक्शन के हवाले से जो फैसला आया, जो तारीख को बढ़ा दिया गया 18 तारीख से उसे बढ़ा के अब वो 22 दिन तकरीबन बढ़ा दिया गया। एक तरफ हमने ये सुना कि फैसला हो चुका है, नई तयनातियाँ हो रही हैं और उस हवाले से अमले की तरबियती मशकें भी शुरू हो चुकी हैं। अब फिर इलेक्शन कमीशन ने तूल इख्तियार कर लिया है, वक्त को बढ़ा दिया है, इसका बेनिफिट किसको होगा? इसका ये तहरीक इंसाफ को। वो किस तरीके से? इसलिए कि तहरीक इंसाफ अभी तक इस चक्कर में थी कि उन्हें स्टे मिल जाएगा और 14 या 16 या 20 जो पोलिंग स्टेशन है सिर्फ उन पे गिनती, उन पे दोबारा पोलिंग होगी। पिटीशन आपको पता आज थी, ये सारा उधर था। अब मुस्लिम लीग नून अपनी तरफ आई वहाँ पे कंपेन कर रही थी। आज हमजा शहबाज ने तारर को भी भेजा था वहाँ पे, खुद भी वहाँ पे कंपेन पे जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से वो कंपेन नज़र नहीं आ रही। अब तहरीक इंसाफ के पास आगे ज़्यादा वक्त, देखिए एक तो उस जगह पे बेइंतहा तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, कुछ के आपस में इख्तलाफात भी थे, अब उनको भी दूर किया जा रहा है। उसके बाद जब हुकूमत होती है और हुकूमत को वक्त मिलता है तो उसमें अब वो देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे नुकसान हुआ था, किन पोलिंग स्टेशन से हम हारे थे, उन वहाँ पे हारने की वजूहात क्या थी, वहाँ पे अब जोड़ तोड़ कैसा होगा, खरीदो फरोख्त कैसी होगी, तरक्याती काम कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो हुकूमत को एच जाता है। तो जब हुकूमत को एच जाता है तो हुकूमत को जितना टाइम मिलेगा उतना फायदा। फरोख्त का नाम इस्तेमाल किया, मैं खरीदो फरोख्त का बिल्कुल नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ। खरीदो फरोख्त क्या होती है, मैं ये वो कोई MNMP खरीदने तो नहीं जा रहे, वहाँ पे खरीदो फरोख्त ये होती है कि अरकान ये जो वोटर्स होते हैं इनके दफ्तर खुलते हैं, इनको पैसे मिलते हैं वहाँ पे दफातर को चलाने के लिए, कुछ को ऐसी जॉब्स मिल जाती हैं, ये सारी चीज़ें चलती हैं या सर। और इसमें जो फ़ायदा है ना, मैं आपको बिल्कुल फिर कह रहा हूँ, ये हुकूमत का है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, मुस्लिम लीग नून इस पर नाला है। मेरी मुस्लिम लीग नून के एक बड़े सीनियर रहनुमा से बात हुई, मैंने कहा ये तो इलेक्शन आगे चला गया, अब क्या होगा? उसने कहा जी हमें हराने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, हम इस पर फैसला जल्द करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो हम कर लेंगे। यानी ये वैसा ही है जिसके हक में जो फैसला आ जाए, जो जिसे सूदमंद साबित हो, वो उसके लिए वो अदालती फैसला, अदालती आईन मुताबिक लगता है, कानून के मुताबिक लगता है, और जिसको वो सूटेबल ना करे वो यही लगता है कि हमें हराने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, देखते हैं कि 10 अप्रैल तक किसकी कंपेन किस हद तक मजबूत होती है और फिर रिजल्ट क्या निकलता है। लास्ट स्टार से मुझे और राना साहब को दीजिए तलाने के बाद।